बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 3 समतल में गति के अंतर्गत प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है ना। इसमें से आपको प्रश्न आता है बच्चों, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है ना। तो प्रक्षेप गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति हम समझ रहे हैं क्या के बारे में बच्चों? प्रक्षेप्य गति के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जैसे मान लीजिए जमीन है, ये धरातल है, पृथ्वी है, धरती है। आपको यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना है, लेकिन आपको ऊपर नहीं फेंकना है, जस्ट बिल्कुल उधर नहीं फेंकना है, इससे भिन्न फेंकना है। जैसे कि इस तरह, मानो ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर या क्षेत्र से किसी कोण पर, ठीक है ना, किसी नील कोण पर आप वस्तु को फेंक रहे हैं। मतलब सीधा नहीं फेंकना है, कैसा फेंकना है? तिरछा, तिरछी दिशा में, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऊपर नहीं फेंकना है, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंकना है। तो ऐसा करोगे तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल्कि जो है अंदर में, यानी कि ग्रेविटी के अंदर में वह क्या करेगी? इस प्रकार से एक वक्राकार पथ पर गति करेगी। पहले ऊपर की ओर जाएगी, फिर कहाँ लगेगी? और पृथ्वी तल के किसी अन्य स्थान पर जा गिरेगी। तो इस गति को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। माने परिभाषा दी जाती है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर तल में ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अंतर्गत, काय के अंतर्गत? गुरुत्व के अंतर्गत गति करते हुए किसी अन्य स्थान पर जा गिरती है। वस्तु की इस गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। और फेंकी गई वस्तु को प्रक्षेप्य बोलेंगे। फेंकी गई वस्तु को क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य। वस्तु का नाम यहाँ पर प्रक्षेप होगा। आप बॉल को फेंक रहे हैं, बॉल यहाँ पर प्रक्षेप कहलाएगी। ठीक है ना। और इस गति को क्या बोलेंगे? प्रक्षेप। तो कहीं कहीं प्रक्षेपक भी लिखा रहेगा वस्तु के लिए। अब यहाँ पर आएगा कि प्रक्षेप गति को उदाहरण बताओ। उदाहरण, इसको उदाहरण जैसे तोप से निकले गोले की गति। तोप से जो गोला छूटता है वो कौन सी गति करेगा? बंदूक से निकली गोली की, कारतूस की गति प्रक्षेप गति आएगी। फुटबॉल में किक मारी आपने, तो फुटबॉल ऊपर की ओर जाकर नीचे आएगी, तो कौन सी गति कर रही होगी? प्रक्षेप गति कर रही होगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ठीक है ना। एक क्रिकेटर ने सिक्स मारा बॉल पर, तो वो बॉल कौन सी गति कर रही होगी? प्रक्षेप गति। ऐसा थोड़ी है कि आसमान में चली जाएगी, वापस आएगी। और गिल्ली डंडा खेलते हो तो गिल्ली को छाला आपने, तो कौन सी गति कर रही हो? ग्रेविटी के अंतर्गत कोई भी वस्तु जब गति करती है ना, तो पूर्वक तो प्रक्षेप गति करती है। ठीक है ना। आप देखते हैं यहाँ पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। परिभाषा लिख लेंगे, आएगी तो परिभाषा बन जाएगी। कभी परिभाषा लिखो तो उदाहरण भी देना चाहिए, है ना। अब आता है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। हम इसको सीख रहे, एक डेरिवेशन है। सब बच्चे ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए ये धरातल है, पृथ्वी का तल है, और इस पॉइंट से मैंने, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया O। इस पॉइंट से मैंने एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका, इस टाइप से। तो वह ऐसी गई और वह ऐसी जाकर के गिरी। सबकी समझ में आ गई बात? किस कोण पर फेंका मैंने उसको? क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका। किस वेग से फेंका? U वेग से फेंका। कितने वेग से फेंका? ठीक है ना। एक वस्तु को मैंने पृथ्वी तल के बिंदु O से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका, और वह इस प्रकार से गति करती हुई किसी अन्य स्थान A पर जाकर के गिरी। सब लोग ध्यान से सुनना पूरी बातें, क्योंकि लिखना पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक। अब हमें सिद्ध करना है कि इसका जो पथ है ये कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो मैंने क्या किया, जिस स्थान से फेंका था उसको मैंने मूल बिंदु माना। क्या माना? और यहाँ से मैंने दो लंबवत अक्षें बनाई। एक बनाई ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो इसको मैंने नाम दिया y अक्ष, और एक बनाई क्षैतिज, उसको नाम दिया x अक्ष। दोनों अक्षों का मूल बिंदु क्या है? O, और O से ही वस्तु को फेंका गया है, इसलिए वस्तु की प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी 0 0।
क्या हो जाएगी? बात समझ आएगी सभी को? अब हम क्या करेंगे, ये जो यू है इसको हमने क्षेत्र से थीटा कोण पर फेंका, यू का करेंगे हम समकोणिक वियोजन। क्या करेंगे? यू का एक होगा इसका कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। एक कौन सा? क्षैतिज घटक होगा यू एक्स और ऊर्ध्वाधर घटक होगा यू वाई। ई एक्स का मान क्या होगा? यू कॉस थीटा। ई वाई का मान क्या होगा? क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वियोजन, जिस दिशा से कोण बनाते हैं उस दिशा में घटक क्या होता है? कॉस थीटा के साथ, और ऊर्ध्वाधर दिशा में साइन थीटा के साथ। ये थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, इसलिए आपको सदिश वियोजन वाले में सब पहले से ही समझा दिया था। अब आपको ध्यान रखना है ई एक्स का मान है यू कॉस थीटा और ई वाई का मान क्या है? यू साइन थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मान लीजिए ये वस्तु जो यहां से यहां तक जा रही है, इसके मार्ग में कोई बिंदु हमने ले लिया P। यहाँ पर कोई बिंदु है P। कौन सा बिंदु है? इस बिंदु P पर वस्तु की जो स्थिति है वो है x, y। x, y उस वस्तु की स्थिति है। बिंदु P मार्ग का कोई बिंदु है, ठीक है ना? हमने माना किसी क्षण t पर, कब? किसी क्षण, यहाँ पर टाइम 0 माना जाएगा। अब यहाँ पर टाइम क्या हो गया? t। माना किसी क्षण t पर या t समय अंतराल पश्चात वस्तु की स्थिति क्या है? t x y है। क्या है? सभी बातें ध्यान से सुनिए। इसका मतलब हुआ अगर मैं p से y अक्ष पर लंब डालूं और x अक्ष पर लंब गिराऊं तो जे वाली जो लंबाई है जो होगी y और जे वाली कितनी होगी? x। ये x होगी, ए भी x होगी, और ए वाली कितनी होगी? y। ए भी y होगी। समझ आएगी ना बात? तभी तो इसके निर्देशांक क्या है? x y है। यानी क्षण t पर आपके दिमाग में एक बात फीड होना चाहिए कि क्षण t पर या t समय अंतराल पश्चात वस्तु का क्षैतिज विस्थापन x है और ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है? y है। कितने समांतराल पश्चात? t समांतराल पश्चात। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब ये वस्तु यहाँ से गति कर रही है। वस्तु में दो प्रकार के वेग घटक हैं, एक है क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा, एक ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा। पृथ्वी की ग्रेविटी कहाँ काम करती है? ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर। अतः इसका क्षैतिज घटक उससे अप्रभावित रहेगा क्योंकि दोनों लंबवत हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो क्षैतिज घटक पर यू कॉस थीटा पर किसका? ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो संपूर्ण गति में नियत रहेगी। क्या रहेगी? ये याद रहेगा सबको। और ऊर्ध्वाधर घटक ये लगातार प्रभावित होगा। जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो उच्चतम बिंदु पर, इसको हम मान लें उच्चतम बिंदु है, ये मान लीजिए कौन सा बिंदु है? उच्चतम बिंदु तक यू आई का मान घटेगा, ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होगा? और इसके बाद से क्या होगा? बढ़ेगा। ये बातें हमें याद रखनी है, ये बातें हमें याद रखनी। क्लियर होगी ना बात? अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि त्वरण कौन सा काम करेगा, तो चूंकि वस्तु ग्रेविटी के अंतर्गत गति कर रही है तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा कहाँ होती है? ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर। तो अगर आपसे कभी पूछें कि बताओ यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज घटक क्या होगा, तो वो बोलेंगे 0, क्योंकि वो तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करती है। और ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना होगा? जी। माने ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और ए वाई की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आगे नहीं आ गई? अब बताइए यहाँ पर जो वस्तु जा रही है वह है दो प्रकार के विस्थापनों के अंतर्गत गति कर रही है, दो प्रकार के वेगों के अंतर्गत गति कर रही है। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक इसको ऊपर और नीचे लाएगा और क्षैतिज घटक इसको सामने की ओर ले जाएगा। इसलिए वस्तु उस स्थान पर नहीं गिरेगी जहां से फेंकी गई है, बल्कि तू किसी अन्य स्थान पर गिरेगी। ठीक है ना? अब हमें, चूंकि हमने वस्तु की स्थिति को पी एक्स वाई माना है, तो हमें एक्स का कैलकुलेशन करना है और दोनों को मिलाकर के एक समीकरण बनाना है। वह समीकरण में देखेंगे, अगर वो एक घातीय समीकरण होगा तो अपन कहेंगे कि इसका पथ रैखिक है, और अगर द्विघातीय समीकरण मिलेगा तो अपन कहेंगे वक्राकार है। और वक्र में अगर वो एक चर पर 1 की घात है, दूसरे चर पर 2 की घात है, तो परवलय का समीकरण माना जाता है, तो अपन कह देंगे परवलयाकार होता है। ठीक है ना?
तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दो है हमारे पास, कौन से हैं? दो। तो सबसे पहले किसका, चलो क्षैतिज गति का कैलकुलेशन करते हैं। क्षैतिज गति के लिए कितनी गतियां हैं इसके अंतर्गत? दो। तो सबसे पहले हम कौन सी गति का कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्षैतिज। तो क्षैतिज गति के लिए कौन सा समीकरण लगेगा? क्षैतिज वाला। तो क्षैतिज वाला समीकरण क्या होता है? x बराबर uxt प्लस 1/2 axt, यही होता है, यही होता है। क्षैतिज गति का समीकरण क्या होता है? x बराबर, यानी क्षैतिज विस्थापन का समीकरण x बराबर uxt प्लस 1/2 axt²। वियोजन वाले दिन पढ़ाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सबके मान बताना है। तो यहाँ आप बताइए ex का मान क्या होगा? ये लिखा है u cos थीटा। x का मान क्या होगा? 0। और t का मान t रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ तक t समांतराल लिया है। ये वैल्यू इसमें पट करो, इसलिए x बराबर आएगा हमारे पास u cos थीटा इंटू t प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू t। तो x बराबर हमारे पास आ गया u cos थीटा गुणित t, और ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ t का मान निकाल लो, तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा? x बटे u cos थीटा, ये का मान आ गया? t का। यानी कि आपको एक बात यहाँ से वो पता चल गई कि वस्तु को O से P तक जाने में इतना टाइम लगेगा, x बटा u cos थीटा, इतना टाइम लगेगा। जहाँ पर x है उसकी क्षैतिज दूरी और u cos थीटा है क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक। अब आते हैं कौन सी गति के लिए? ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति का कैलकुलेशन करते हैं। ऊर्ध्वाधर गति के लिए कौन सा समीकरण लगेगा, जल्दी बताओ। y बराबर EYT प्लस 1/2 AYT, ये वाला सूत्र लगेगा। समझ आ रही सभी को बात? अब आप मुझे बताइए इसमें UY का मान कितना होगा? वेरी गुड, यहाँ लिखना है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। UY का मान होगा U sin थीटा, और AY का मान क्या होगा? AY का मान यहाँ पर होगा माइनस d। क्यों? क्योंकि इस हिस्से में वस्तु ऊपर जा रही है और इसके बाद वस्तु कहाँ आएगी? हमारा P कौन से पथ में है? ऊपर वाले पथ में। ऊर्ध्वाधरता ऊपर की हो, तो इस समय जब कोई वस्तु ऊपर की आएगी तो आप याद करो गति के समीकरण जहां पढ़ाए थे वहां क्या लिखाया था? a का मान माइनस c लेते हैं, दिखाया था। a का मान क्या लेंगे? और कोई वस्तु नीचे आ रही हो, आप याद करो एक सवाल कराया था, एक बिल्डिंग से पत्थर को 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो वह कितनी देर में नीचे आएगा? तो मैंने नीचे जो उसका वेग क्या लिया था? माइनस। ऐसे यहाँ पर तुरंत नीचे की ओर 9.8, ऊपर की ओर कितना माना जाएगा? माइनस 9.8। नीचे की ओर तुरंत का मान g है, ऊपर की ओर क्या माना जाएगा? माइनस c माना जाएगा। समझ आइए ना बात? तो इस प्रकार से आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो AY इक्वल टू माइनस डी, वैल्यू इसमें पुट करो, और t की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो बाद में लिखेंगे। चलो, तो यहाँ पर आएगा y बराबर EY को लिखेंगे u sin थीटा इंटू t प्लस 1/2 माइनस g इंटू समीकरण 1 से t का मान लिख दो। तो y बराबर आ जाएगा u sin थीटा गुणित x बटे u cos थीटा माइनस 1/2 g, और यहाँ पर t की जगह क्या लिखेंगे? x बटा u cos थीटा। सब बच्चे बोर्ड की ओर ध्यान दें। अब यहाँ से y बराबर आ जाएगा, u से u कट गया, sin बटे cos बराबर tan होता है, तो ये tan थीटा इंटू x माइनस g अपॉन 2, इसका स्क्वायर होगा u स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या आएगा? x स्क्वायर। क्लियर है ना?
अब आप याद करो, अभी मैंने आपको बताया यदि कोई x और y में कोई समीकरण इस प्रकार से हो कि x में y में से किसी एक पर एक घात हो और दूसरे पर कितनी घात हो, दो घातें हो, तो इस प्रकार का समीकरण परवलय का समीकरण कहलाता है। तो जो x और y में ये का समीकरण हो गया, एक परवलय का समीकरण हो गया। समझ आएगी ना बात। अब इसको आप ऐसा भी लिख देते हैं, कभी कभी इसको मैंने मान लिया a, यहाँ पर लिख दिया मैंने, माना tan थीटा को मैंने माना a, क्या माना a, और माइनस g/2u² cos स्क्वायर थीटा इसको मैंने मान लिया b। तो ये सवाल क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा y बराबर ax प्लस bx², इस टाइप से हो जाएगा। फिर अपन लिखेंगे नीचे कि चूंकि यह एक परवलय का समीकरण है, चूंकि है क्या समीकरण है, अतः स्पष्ट है कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ, क्या लिखेंगे, चूंकि यह परवलय का समीकरण है, चूंकि यह परवलय का समीकरण है, अतः क्या लिखना है, अतः प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, अतः तिर्यक को लिख दें, तिर्यक शब्द, अतः तिर्यक प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये सिद्ध करने को आपको आता है, ठीक है ना। तो परीक्षा में आपको ये सिद्ध करने को आएगा, तो अब आप लोगों से मेरी समझ से बन ही जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, इतना कठिन नहीं है यह। तो ये आपको इसमें दो, लेकिन इसके पहले जो थ्योरी मैंने बोली है वो आपको लिखनी है, थ्योरी लिखनी है उसकी थोड़ी, है ना। चित्र के बारे में वर्णन लिखना है और उसके वेगों के घटक बनाना है कि एक घटक होगा u cos थीटा, एक होगा e sin थीटा। हमें अब इन तीन चीजों का कैलकुलेशन करना है बच्चों, प्रक्षेप का उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, इनका कैलकुलेशन करना है। सबको समझ आ गया। मतलब हमें बताना है अब कि प्रक्षेप का उड्डयन काल किसे कहते हैं और इसका सूत्र, प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई से क्या आशा है और इसका सूत्र, और प्रक्षेप के क्षैतिज परास से क्या आशा है और इसका सूत्र, ठीक है ना। तो सूत्र में लिखना नहीं है, प्रूफ करने को आता है, मतलब सूत्र की स्थापना करनी है। तो इसको समझिए, एक एक को कैसे करेंगे, इसको ओपन सॉल्व कैसे निकालेंगे इन चीजों को, ठीक। उड्डयन काल की डेफिनेशन क्या होगी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोले इंग्लिश में, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ना, तो कितने समय तक उड़ती रही। तो डेफिनेशन दी जाती है, क्या होता है बच्चों, हम आपको कल बताया था आपको कि जब हम ऊर्ध्वाधर तल में, ये ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है, गति का अध्ययन करते हैं तो वायु के घर्षण को शून्य मान लेते हैं। हमें मान के चलते हैं कि वायुमंडल आदि का कोई घर्षण नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही है। तो किसी वस्तु को बच्चों जो हमने यहाँ से फेंका, ध्यान देना, और इस टाइप से गई और ये लौट आई, तो वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है बच्चों, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसे वापस आने में भी लगता है। जैसे ये यहाँ पर O है, O से फेंका, कहाँ पर गिरी, A पर, और ये मार्ग का कोई बिंदु है B, और ये उच्चतम बिंदु है, मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट है, इसी को बोलेंगे उच्चतम बिंदु। क्या बोलेंगे, और उच्चतम बिंदु की जो पृथ्वी तल है इससे जो ऊंचाई है वो अपन ने क्या मानी, x, इसी को बोलते हैं प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। तो प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और तल पर वापस आने में जो समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। परिभाषा क्या लिखनी है, प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और पुनः लौटकर उसी तल पर वापस आने में जो समय लगता है उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें,
इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है 2u sin थीटा बटे जी। इसको भी याद करने की कोशिश करो। इसका सूत्र क्या होता है? 2u sin थीटा बटे जी। u जिस वेग से फेंका है u है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण, और थीटा जिस कोण से फेंका। उड्डयन काल सभी समझ गए? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो इसका आधा कर दो। देखो इतना लगा, समझ गया ना? ये कौन सा टाइम है? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का, और यही है बी से यहां तक वापस आने का। और टोटल टाइम 2u sin थीटा बटे जी। तो आधे टाइम को हम अर्ध उड्डयन काल भी बोलते हैं। तो बताओ अर्ध उड्डयन काल का सूत्र क्या होगा? वेरी गुड। अर्ध उड्डयन काल का फार्मूला होगा u sin थीटा अपॉन जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आएगी ना बात? अब आता है अधिकतम ऊंचाई। तो प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई उसकी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। ठीक है ना? तो कितनी अधिकतम ऊंचाई उसने प्राप्त की थी? यहां से यहां तक ये है। ये क्या कहलाती है? उसकी अधिकतम ऊंचाई। क्या कहलाती है? क्लियर होगी बात? क्लियर होगी ना बात? अब आता है अपने पास अधिकतम ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करेंगे। इसका फार्मूला होता है e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसका फार्मूला होता है। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आता है प्रक्षेप को जिस बिंदु से फेंका और तल पर जिस बिंदु पर गिरा, दोनों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज परास, या प्रक्षेपक द्वारा क्षैतिज तल पर तय किए गए विस्थापन को क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या होता है इसका सूत्र? जल्दी बताओ। आप इसको याद करिए इन सूत्रों को। देखो उड्डयन काल का सूत्र होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है e स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। अब मैं इसको कैसे याद करता हूं मैं आपको बता दूं। इसको याद कर लेते हैं 2 sin थीटा बटे जी। ये तो सरल है। फिर ये 2 यहां खिसक गया, इस पर वर्ग लग गया तो ये वाला बन गया यू स्क्वायर, और ये खिसक के अंदर पहुंच गया। अब ये खिसक के नीचे आएगा तो इस पर वर्ग लग जाएगा तो ये वाला बन जाएगा। नहीं समझे? देखो 2 sin थीटा बटे जी। अब ये 2 कहां पहुंचा? अंदर, इस पर वर्ग लग जाएगा तो ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी का बन गया? क्षैतिज परास का। अब ये 2 खिसक के नीचे आएगा तो यहाँ वर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। आगे बात समझ में ना? दूसरी ट्रिक, इसमें एक बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 3 बार 2 है? इसमें एक बार 2 है, इसमें एक घात में और एक यहाँ पर है। कितने बार 2 है? और इसमें कितने बार 2 है? एक इस पर भी है, यहाँ भी है, और अब कहाँ घात में है कहाँ गुणा में है, वो मैंने पहले बता दी ट्रिक कि यहाँ से शुरू करना है। अब जो 2 जाएगा वो गुणा में जाएगा। जे अंदर गया तो गुणा में पहुंचा तो यहाँ पर घात लग गई, क्योंकि कोई कुछ देता है तो इसे कुछ मिलता भी तो है। अब ये यहाँ से खिसक कर नीचे आया तो इस पर भी घात लग गई। अब ऐसे जो भी ट्रिक आपको याद हो आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना? तो अधिक उड्डयन काल का फॉर्मूला टाइम ऑफ लाइट, क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई। अब देखते हैं इन सूत्रों को कैसे हम ड्राइव करेंगे, ठीक है ना? सूत्रों को निकालना है हमारे लिए। पहला सूत्र काय का निकालना अपना? उड्डयन काल का, ठीक है ना? काय का सूत्र निकालना है? तो उड्डयन काल का सूत्र निकालने के लिए, हमारे टाइम का सूत्र निकालने के लिए हमें क्या बताया मैंने आपको? किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और पुनः लौटकर उसी तल पर वापस आने में
जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? एक बात बताइए, मान लीजिए वस्तु का उद्यन काल कैपिटल टी है। मान लीजिए वस्तु का उद्यन काल कितना है? कैपिटल टी है। मान लो, अपन मान लेते हैं कि माना प्रक्षेप का उड्डयन काल कितना है? कैपिटल टी है। तो ये कौन सा समय है? ऊपर जाने का। और क्लियर होगी नहीं हो गई? तो इसका मतलब हुआ टी बराबर हो गया अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय, माने अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय प्लस तल पर वापस आने में लगा समय, ये ध्यान रखना बच्चों। ये है टी। अब मान लो जाने का टाइम टी है तो आने का भी तो टी होगा, तो मिलाकर क्या हो गया? 2t। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना टाइम लगा, तो लगेगा t/2। नहीं लगेगा? कितना टाइम लगेगा? अर्धोद्यन काल इसी को तो बोलते हैं। पूर्ण उद्यन काल का आधा अर्धोद्यन काल। कितनी बात सबको समझ में आ गई? अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है यहाँ पर? तो बी बिंदु पर भी वाई का मान 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग 0। क्यों? क्योंकि इसके बाद वस्तु ऊपर नहीं जाएगी, फिर कहाँ लौटेगी? तो यहाँ से ऊपर की हो जाएगा तो वेग घटेगा, ऊर्ध्वाधर घटक घटेगा, और नीचे के आने पर क्या होगा? लेकिन घटने और बढ़ने के बीच में 0 नहीं होगा। घटने और बढ़ने के बीच में क्या होगा? एक बार वो। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिंदु बी पर वस्तु का ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा? 0। यानी कि संकेत में कहें भी वाई का मान क्या होगा? 0। कई बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। अधिकतम ऊंचाई पर क्या लिख रहा है यहाँ पर? अधिकतम ऊंचाई पर आप लोग बताना मुझे, भी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना? अब ऊर्ध्वाधर समीकरण, ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण, इसका समीकरण क्या होता है? भी वाई बराबर यू बाई टी प्लस बी बराबर यू प्लस ए टी, यू वाई प्लस ए वाई टी से ए वाला सूत्र लगा दूंगा। बी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। तो भी वाई बराबर क्या होगा? ई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। होगा नहीं होगा? ये सूत्र लगाओ। तो यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ से देखो अपन ने किस वेग से फेंका था? तो ये वाला था यूएक्स और ये वाला था ई वाई का मान क्या था? और इसका मान क्या था? अभी पढ़ाया ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है मुझे? यू साइन थीटा। और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे? प्लस। यहाँ पर लिखना है माइनस। लिखना नहीं लिखना है? और यहाँ पर क्या लिखना है? अर्धोद्यन काल। यहाँ पर मुझे लिखना है माइनस जी, क्योंकि वस्तु कहाँ जा रही है? ऊपर की, ऊर्ध्वाधर ऊपर की गति कर रही है। अब यहाँ जाएगा जीरो बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे, इसको यहाँ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो जी टी बटे 2 बराबर क्या आएगा? यू साइन थीटा। 2 का गुणा कर दो तो जी टी बराबर क्या आएगा? 2u साइन थीटा। जी का पक्षांतर कर दो तो टी बराबर क्या आएगा? 2u साइन थीटा अपॉन। तो यही काय का सूत्र है? उड्डयन काल का सूत्र निकल आया। उड्डयन काल का सूत्र निकालने के लिए आपको भी वाई बराबर समीकरण का प्रयोग करना है। कौन से समीकरण का प्रयोग करना है? और उसमें क्या लिखना है कि अधिकतम ऊंचाई पर भी वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो आपको बस भी वाई का मान 0 लिखा और भी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी समीकरण का प्रयोग कर देना ऊर्ध्वाधर गति के लिए समीकरण, और फिर यहाँ पर इसका मान 0 लिखना क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची है, और यहाँ पर यू साइन थीटा
और यहाँ पर माइनस जी, क्योंकि वस्तु ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की हो जा रही है तो जी माइनस का हो जाएगा, और ये हल करोगे तो आंसर आ गया। तो क्या का सूत्र निकला है हमारा, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब निकालते हैं अपन काय का सूत्र है, क्षैतिज परास का निकाल दो। तो क्षैतिज परास का सूत्र निकालने के लिए क्या करना है, मिटा दें इसको। अब देखो क्षैतिज परास का सूत्र कितना सरल है निकालना है। क्षैतिज परास, कौन सा परास, क्षैतिज परास। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास की परिभाषा क्या बताई मैंने कि उड्डयन काल में वस्तु द्वारा क्षैतिज तल पर तय किए गए विस्थापन को, कौन से तल पर तय किए गए विस्थापन को क्षैतिज परास कहते हैं। एक बात बताओ, क्षैतिज परास कौन से वेग से प्राप्त होगा, क्षैतिज वेग से। क्षैतिज परास क्षैतिज वेग से प्राप्त होगा, और ऊर्ध्वाधर विस्थापन, तो यहां पर लिखेंगे कि क्षैतिज परास बराबर होगा, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास है क्या, दूरी। क्षैतिज परास क्या है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, होता है ना। इसके बराबर होगा क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्या होगा जल्दी बताओ, क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। क्षैतिज परास बराबर होता है क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन, और क्षैतिज वेग पूरी गति में कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्षैतिज वेग ही लिखें। अगर बदलता तो पर अपन अलग कैलकुलेशन करते। तो क्षैतिज वेग का मान कितना है, u cos थीटा है, और उड्डयन काल का मान कितना निकला, 2u sin थीटा बटे जी। अब ये 2u का u से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर, और ये 2 और ये sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा बटे में कितना आएगा। 11वीं गणित के बच्चे बताएंगे ये कोई सूत्र है क्या, कौन सा सूत्र है, sin 2 थीटा का। भाई sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तो sin 2 थीटा का सूत्र क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू, तो ये गणित का सूत्र है, तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं sin 2 थीटा। तो यहाँ पाएगा u स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा अपॉन जी। क्या का सूत्र निकल आया, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास का सूत्र होता है R बराबर ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और क्षैतिज परास का सूत्र निकाला, इतना सरल है। आपको क्या करना है, के लिए क्षैतिज परास बराबर लिखना है क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। उड्डयन काल का पहले निकाल दिया, फिर उड्डयन काल की वैल्यू पुट कर दो। कहां से आया ये आया है क्षैतिज परास मतलब दूरी, क्षैतिज वेग मतलब चाल, और उड्डयन काल मतलब समय। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, वहीं से बना है। दूरी बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होता है। तो अगर हमें क्षैतिज परास चाहिए तो क्षैतिज वेग और उड्डयन काल ले लेंगे। क्लियर होगी बात सभी को। अब क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए देखें कैसे करेंगे। अब अधिकतम ऊंचाई का कैलकुलेट हो सकता, अधिकतम ऊंचाई मतलब h, अधिकतम ऊंचाई मतलब, तो एक बात बताओ अधिकतम ऊंचाई मतलब कौन सी, ये वाली ना, यहां से यहां तक की। तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए कौन से समीकरण का प्रयोग करेंगे, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई के लिए हम ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण y बराबर है ना। तो अधिकतम ऊंचाई में उसको समय कितना लगेगा, स्पष्टतः अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय, इसमें समय होगा स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी बटे 2। कितने लगेगा, अभी तो बताया था, यही जाने में हो यही, तो बराबर टी का मान कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, और ये 2 पहले से है ये वाला,
2 से 2, तो आंसर कितना लगा? अब ये वाला सूत्र तुम्हें याद कर लेना। तुम खाली स्थान पूछ सकते हैं कि प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में खाली स्थान समय लगता है Q sin थीटा बटे G, कितना लगता है? या आपसे प्लैंक में पूछ सकते हैं प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तल तक वापस आने में खाली स्थान समय लगता है, ये वापस आने को यही। अब अपन गति के समीकरण का प्रयोग करेंगे। ऊर्ध्वाधर गति के विस्थापन समीकरण से, विस्थापन समीकरण से इसका प्रयोग करो। ये क्या होता है? y बराबर EYT, वेरी गुड, प्लस 1/2 AYT। इसका प्रयोग कर लो, इसका प्रयोग करके सबकी वैल्यू पुट कर दो। अब तो y को क्या लिखोगे? x, अधिकतम ऊंचाई चाहिए ना, h लिखो। uy का मान क्या लिखना पड़ेगा? u sin थीटा। और t का मान क्या लिखना पड़ेगा? u sin थीटा अपॉन g प्लस 1/2। ay का मान क्या लिखेंगे? माइनस, काहे? ऊपर जा रही ना, अधिकतम ऊंचाई पहले पहुंचेगी कि आएगी? और t स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे? u sin थीटा अपॉन g, इस पर क्या लगा दो? तो हमारा आ गया e का e से गुणा हुआ e स्क्वायर, साइन का साइन से गुणा हुआ साइन का थीटा अपॉन g, प्लस माइनस का गुणा माइनस g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे g स्क्वायर और इंटू 2 ये वाला। अब g से इसका स्क्वायर कट गया, कट गया। लघुत्तम क्या आएगा? 2g को लघुत्तम ले लो। अब 2g को g से डिवाइड करो, g की कट गया, 2 का यहाँ गुणा होगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g से 2g कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2e स्क्वायर साइन थीटा में से e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा घटा दो तो एक बचेगा, e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही काय का सूत्र है। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है e स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब बताओ कितना सरल है निकालना। तीनों की ट्रिक याद कर लो। पहला वाला निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाना है? पहला वाला, जैसे तुम्हें उड्डयन काल निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाना है उड्डयन काल के लिए? अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 माने Vy बराबर कौन सा लगाना है? Vy बराबर Uy प्लस AYT। दूसरा निकालने के लिए कौन सा लगाना है? दूरी बराबर चाल गुणित समय, माने क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन। तीसरा निकालने के लिए कौन सा लगाना है? y बराबर। क्लियर है ना? बिल्कुल ट्रिक याद कर लो। तो पहला निकालने के लिए ये लगाना है, दूसरा निकालने के लिए ये लगाना है, तीसरा निकालने के लिए ये लगाना है। और ये आपका निकल आया अधिकतम ऊंचाई। इस प्रकार से इस अध्याय में आप लोगों को ये 3 चीजें आपको निकालने को आती है, तो तीनों आएंगी। आपको 2 आएंगी तो 2 निकाल देना, 1 आएगी तो 1 निकाल देना। सभी को समझ आ गया ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कुछ बातें मैं आपको ऐसे ही बता दूं बातों बातों में। बच्चों 45 अंश के कोण के लिए, कितना कोण के लिए याद कर लेना, 45 अंश के कोण के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होता है। आपसे पूछते हैं क्षैतिज परास का अधिकतम मान किस कोण पर होता है? माने दिए गए वेग के लिए क्षैतिज परास का अधिकतम मान 45 अंश पर प्राप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि लंबी कूंद वाले व्यक्ति को किस कोण पर उछलना चाहिए? तो लंबी कूंद वाले व्यक्ति को 45 अंश के कोण पर उछलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 45 अंश के लिए आर का मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो आपसे पूछा जाता है कि क्षैतिज परास का अधिकतम मान किस कोण पर प्राप्त होता है? तो किस कोण पर प्राप्त होता है? किस कोण पर? ठीक है, बाकी इसकी छोटी मोटी बातों पर अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।